जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ, यहाँ पे इतना तरक्की करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, मतलब जिसकी कि कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप ये देखिए कि अब हम इस समय हमारा एच इंडेक्स 94 है जी। तो हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च में तो हम कहीं पीछे हैं ही नहीं। सोशल वर्क भी यहाँ पे बहुत होता है। यहाँ सोशल वर्क मतलब आप देखिए कि कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने सिलेंडर डोनेट किए, हम लोगों ने हमारे यहाँ लकड़ी जो हुआ करती थी, हमने वो लकड़ी की ट्रॉली तक शमशान में वो भी डोनेट करी। वीसी साहब ने जिस तरीके से अपना विजन दिखाया उसमें। और दूसरा ये है कि 5 गांव जैसे गोद लिए हुए हैं यूनिवर्सिटी ने, तो 5 गांवों में भी जाके हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं, लोग अपना काम करते हैं। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा कोरोना का दौर? हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि एक तो थोड़ा एडवांटेज हमारे पास था कि हम इंजीनियरिंग के लोग थे और हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरह से कर लिया। दूसरा, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग का वो व्यवस्था बहुत अच्छी है इस यूनिवर्सिटी में, कि जिस वजह से हम लोग अच्छी तरह से और मतलब विदाउट एनी हैसल हम लोगों ने उसको कर लिया। माय ओन कीबोर्ड, so enter roll number and then name Sunil Verma, and here the output. So it is printing only one name. So one name is printed due to the space. I have given space in the input. So here I have taken as a array. So for this we can use getLine function also, so that it can print both the output like Sunil Verma. नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है एक ऐसे विश्वविद्यालय में जिसका प्रांगण सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हरा भरा प्रांगण है और खासतौर से गुरुजम्भेश्वर भगवान की याद दिलाता है, क्योंकि वो पर्यावरणविद कहे जाते हैं और खासतौर से उनकी जो मंशा थी उसको भी यहाँ चारों तरफ दर्शाया गया है। आप यहाँ आते हैं तो नजर आता है। इस वक्त हमारे साथ हैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अवनीश वर्मा जी। हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय पर फोकस रहेगा, खासतौर से इन पर भी बातचीत करेंगे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस प्रकार से इनके आने के बाद विश्वविद्यालय में नए नए बदलाव हुए हैं और आने वाले दिनों में किस प्रकार की नई चीजें देखने को यहाँ मिलेंगी। तो विस्तृत बातचीत तमाम विषयों पर होने वाली है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है कि आप जो है हमारे साथ जोड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जब आप गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में यहाँ आए तो सबसे पहले यहाँ का जो प्रांगण है और यहाँ का जो हरा भरा क्षेत्र है वो कैसा लगा, किस प्रकार से उसने आपको आकर्षित किया? ये तो आपने बड़ी ऐसी बात कह दी, क्योंकि यहाँ जो है एक सेमी सैंडी लैंड में ऐसा समझता था कि हिसार जैसे एक जो क्षेत्र है उसमें इतनी हरियाली होना एक अपने आप में एक अजूबा था। तो जब मैं यहाँ आया, क्योंकि पानी का लेवल भी नेचुरली काफ़ी कम होता है इस एरिया में और आगे आगे जाके तो रेगिस्तान शुरू हो जाता है। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि इतनी हरियाली और इतना बढ़िया, वो मेरे आने के बाद फिर इसको ग्रीन अवार्ड भी मिला यूनिवर्सिटी को। तो वो अपने आप में एक अलग सी और एक उपलब्धि थी कि हाँ, हम इस जहाँ पे हम हैं, जिस जगह हम पहुँचे, और 25 साल पुरानी केवल यूनिवर्सिटी और इतने हरे भरे, इतने बड़े बड़े पेड़, और पर्यावरण की दृष्टि से अगर आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको 1 या 2 डिग्री कम मिलता था टेम्परेचर। तो ऐसा लगता ही नहीं था कि हाँ आप कहीं आए हैं। और एक दूसरे लोगों के लिए भी जो है ना, जो हरियाली को पसंद करते हैं और पर्यावरण के साथ रहना चाहते हैं लोग, उनके लिए भी अपने आप में एक उदाहरण है गुरुजम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है आपका, और इस विश्वविद्यालय में आने के बाद किस तरह का विजन आप लेकर आए, किस तरह का लक्ष्य और किस तरह की सोच के साथ आप जो है आपने यहाँ कार्यभार संभाला? ये एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गया, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर था और इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं कहीं जा सकता हूँ तो शायद मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ जिसमें कि कुछ इंजीनियरिंग
से रिलेटेड कुछ काम हो, तो क्योंकि वो मेरे विषय से संबंधित रहेगा और मुझे भी आसानी रहेगी और मैं कुछ अपना उसमें योगदान दे पाऊंगा जी। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से मुझे लगा कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी और मोस्ट सूटेबल यूनिवर्सिटी मेरे लिए रही। बिल्कुल। तो क्योंकि मेरा जो है, मैंने जैसे कुरुक्षेत्र में जो REC कुरुक्षेत्रा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, एमटेक फिर मैंने किया पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने कुरुक्षेत्र से ही PhD किया। मूल रूप से वैसे अगर देखा जाए तो सारा जीवन मेरा कुरुक्षेत्र का रहा। तो मैं कुरुक्षेत्र में ही पढ़ा और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही पैदा हुआ जी। क्योंकि मेरे फादर वहाँ पे प्रोफेसर हुआ करते थे। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं कुछ अगर करूँ तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करूँ, क्योंकि मेरा अपने आप में इंटरेस्ट था, मेरे को बचपन से ही इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट था, मेरा रुझान उधर था जी। तो आना भी मैं यहीं चाहता था और आया तो मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी मिली, तो उसके लिए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बिल्कुल। बात बचपन की हुई है तो एक बार जिक्र ये भी करना चाहेंगे, किस तरह की सुनहरी यादें हैं आपकी बचपन की, हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहिए। देखिए जी, बचपन में तो ऐसा होता था कि हम कारों को जोड़ते तोड़ते थे और अब जो है, अब वो सब काम किया जो कि मतलब कि मोटर कंट्रोल के ऊपर, जैसे मेरा PhD में जो है ना FPGA बेस्ड मोटर कंट्रोल था, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, तो वो मेरा सब्जेक्ट था। तो वहाँ फिर हमने माइक्रो लेवल पे उसको स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो उसमें एक प्रोग्राम था, हार्डवेयर भी उसमें था। तो फिर बाद में ऑप्टिमाइजेशन में गए, तो वो तो चलो PhD के दौरान था, लेकिन जो बचपन में रहे तो बचपन में काफ़ी खेले कूदे अच्छी तरह से, मतलब पढ़ाई भी करी और खेले कूदे भी खूब। और उसी से ही मुझे लगता है कि हम जो है ना पढ़ने के साथ साथ, जैसे मैंने बाद में योगा में नेशनल किया, तो उस और दूसरे भी गेम्स खेलते रहे। जब अपने वहाँ भी थे तो मैं चेस की टीम में रहा, तो ऐसे इंडोर आउटडोर गेम वो सभी चलते रहे। और साथ में हॉबीज़ भी कुछ ना कुछ जो की हॉबी वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड करी। जैसे जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने किया था ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन के ऊपर। तो उस समय जो वो फ़ोन आते थे, अगर कोई घर पे नहीं होता तो उसमें वो एक कैसेट चलती थी, उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। तो उस समय के लिए वो अच्छा एक प्रोजेक्ट माना जाता था, लेकिन ठीक है कि समय के साथ बदलाव हो गया, अब तो डिजिटाइजेशन हो गई है कंप्लीट। हाँ जी, बहुत सुंदर और बड़ी अच्छी यादें हैं आपकी, और बचपन से ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ने की जो ललक थी, आप क्षेत्र में पहुंचे भी। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय को लेकर इन दिनों अगर आपके आने के बाद कुछ अचीवमेंट्स जो रही हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। क्या विशेष रहा है वो जरूर बताएं। देखिए, मेरे को ऐसा लगा कि जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ, यहाँ पे इतना तरक्की करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, मतलब जिसकी की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप ये देखिए कि अब हम इस समय हमारा H इंडेक्स 94 है जी। तो हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च में तो हम कहीं पीछे हैं ही नहीं। मतलब ये विश्वविद्यालय की आप अगर उदाहरण देना चाहें तो आप यही उदाहरण देंगे कि अगर आपने R&D करनी है तो आप GJU में आइए। आज का, जैसे मैं आपको आज के बारे में बताऊं, आज हमें 26वां स्थान मिला है जी। इंडिया टुडे के अंदर। MDR का जो है एक रेटिंग है जो कि बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रेटिंग की जाती है थ्रू आउट द इंडिया, जिसमें IITs और बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो उसमें भागीदार होते हैं और भाग लेते हैं। उसमें हमने 26वां स्थान प्राप्त किया है देश में। तो उसके लिए भी मैं यहाँ के लोगों को जो है बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ लोगों में जो लगन है और आगे बढ़ने की और आपस में जो प्रतिस्पर्धा है, उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बाहर वालों के साथ तो हम करेंगे ही करेंगे, तो पहले एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट से आपस में compete करेंगे, उसी से फिर हम बाहर compete कर पाएंगे। और इसीलिए हमें डे बाय डे कोई नई से नई अच्छी न्यूज़ मिलती है। हाँ, इसके साथ सोशल वर्क भी यहाँ पे बहुत होता है।
यहाँ सोशल वर्क मतलब आप देखिए कि कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने सिलेंडर डोनेट किए, हम लोगों ने हमारे यहाँ लकड़ी जो हुआ करती थी, हमने वो लकड़ी की ट्रॉली तक शमशान में वो भी डोनेट करी। वीसी साहब ने जिस तरीके से अपना विजन दिखाया उसमें। और दूसरा ये है कि 5 गांव जैसे गोद लिए हुए हैं यूनिवर्सिटी ने, तो 5 गांवों में भी जाके हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं, लोग अपना काम करते हैं, उसके साथ फिर पढ़ाई भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई ऐसा कॉर्नर छोड़ते नहीं जिसमें कि हम किसी दूसरे को टक्कर ना दें या हमारे यहाँ पे हम कहीं पीछे रह जाएं किसी चीज में। विश्वविद्यालय ने इस कोरोना के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग अनवरत आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा कोरोना का दौर, और इसे किस प्रकार से फेस किया गया, किस प्रकार से चुनौती का सामना विश्वविद्यालय ने किया? चुनौतियां तो बहुत सारी थी। जैसे जब हम कोरोना के अंदर थे तो कोरोना में 2-3 चुनौतियां ऐसी थी कि जैसे जब फिजिकल क्लासेस चलती थी तो क्या वो फिजिकल क्लासेस वैसे लेना संभव था या नहीं था, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी कि लोग सब लॉकडाउन हो गया, सभी स्टूडेंट्स चले गए अपने घरों में, फिर उनकी क्लासेस लगाना। तो हाँ, ये मैं कहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब वो तो सभी ने, देश भर के सभी विश्वविद्यालय ने किया, लेकिन उसको एक कार्यान्वित करना, उसमें स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ना, उनके साथ एक कनेक्टिविटी बना के रखना, ये सबसे पहला चरण था उसका। उसके बाद जब आपकी क्लासेस ख़त्म होती हैं तो आप फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन को कैसे किया जाए। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जामिनेशन तो करना ही है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी करने हैं। तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी फिर आपको जो स्टूडेंट्स के साथ टीचर का जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो भी ऑनलाइन होना चाहिए, और जो इंस्ट्रक्शंस टीचर से स्टूडेंट को पास ऑन होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कि स्टूडेंट को क्यों कुछ ना कुछ डाउट होते हैं, तो छोटे छोटे भी डाउट होते हैं तो उनको वहीं के वहीं क्लैरिफाई करना, फिर उनके ऊपर नियंत्रण भी रखना अपना कि आप जो है एग्जामिनेशन जो है वो आपका सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा, या आप उसको पूर्णतया कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। उसके बाद जो है वो एग्जाम तो खत्म हो गया, वो ड्यूरेशन खत्म हो गई, लेकिन अब उनकी आंसर शीट कलेक्ट करना, वो सभी जो है आप ऑनलाइन करेंगे अगर, तो आपको स्टूडेंट को बताना पड़ता है कि वो स्टूडेंट उसका PDF बनाए या किसी और फॉर्म में, फिर उसको एक पर्टिकुलर उस पर मेल करे, और मेल करने के बाद फिर हम लोग उसको डाउनलोड करें, हम बाद में उसकी चेकिंग के लिए जाए। तो जब स्टार्ट हुआ तो उस समय इसके ऊपर काफ़ी मंथन हुआ। तो मेरे को ये लगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि एक तो थोड़ा एडवांटेज हमारे पास था कि हम इंजीनियरिंग के लोग थे और हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरह से कर लिया। दूसरा, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग का वो व्यवस्था बहुत अच्छी है इस यूनिवर्सिटी में, कि जिस वजह से हम लोग अच्छी तरह से और मतलब विदाउट एनी हैसल हम लोगों ने उसको कर लिया। तो हम अपनी इसमें विजय हासिल की है हमने, और हम अपने आप को विजयी समझते हैं। बिल्कुल। 2020 और 21 में देखिए, कोई भी विश्वविद्यालय हो, प्लेसमेंट को लेकर के बड़ी बातें होती हैं, और विद्यार्थी भी जो है जब विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये होता है कि अच्छी प्लेसमेंट मिले। ये कोरोना का जो दौर रहा, इसमें आप लोगों ने प्लेसमेंट पर भी बहुत अच्छा काम किया। 356 का एक बड़ा टारगेट है, तमाम विद्यार्थी जो है उन्हें किस प्रकार से ये हो पाए? देखिए, ऐसा होता है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। एजुकेशन में जब आप यूनिवर्सिटी में आप एजुकेशन दे रहे हैं, एक तो आपको उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, और आपको स्टूडेंट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप स्टूडेंट का साथ देते हो जब तक कि वो प्लेस नहीं हो जाता है। और ये मैं ऐसा समझता हूँ कि विश्वविद्यालय का एक दायित्व होता है कि अपने स्टूडेंट को प्लेस करवाना। लेकिन 2020-21 की जहां आप बात कर रहे हैं, उसमें हमने 356 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट दिलवाई। उसका हमारे विश्वविद्यालय के जो लोग हैं, जो डीन्स हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरपर्सन हैं, उनको सभी को
इसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से स्टूडेंट्स को ग्रूम किया था, अपने आप कंपनियां आ रही थी, कंपनी हमसे पूछती थी, और हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने जो काम किया, उस ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल ने कंपनीज के साथ भी अपना टच रखा, और कंपनीज आई और स्टूडेंट्स को प्लेस करके चली गई। तो हमारा एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट आता है, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट आया, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री दी, उसमें क्वालिटी एजुकेशन आपने दी। डिग्री देना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, आप डिग्री देने के बाद अगर आप उसकी प्लेसमेंट करवा सकते हैं तो उस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में अपना नाम होता है, उस यूनिवर्सिटी का अपने आप में उसके अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो सब मायने रखते हैं इन चीज़ों पे, तभी जो दूसरी जो कंपनीज हैं वो आती हैं। तो कोरोना काल में क्योंकि सभी काम धंधे ठप थे, इसलिए ये चुनौती जो है 2-3 गुना और बढ़ गई थी। तो उसमें भी हम लोग उससे भी बाहर आए, तो चुनौतियों का सामना किया गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने हर कदम पे, हर जगह, और ऐसा लगता है कि आगे भी हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, और भगवान ने चाहा तो जब ये सब ठीक हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जाएगी। बिल्कुल जी। आपके विश्वविद्यालय को जन सेवा रत्न से भी सम्मानित किया गया, ये पुरस्कार के संदर्भ में रहा। हालांकि जो कोरोना का जिक्र हुआ तो आपने कहा कि तमाम पहलुओं पर विश्वविद्यालय आगे बढ़ करके सेवाएं करता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें लगता है कि शायद इसी संदर्भ में पुरस्कार दिया। जन सेवा रत्न जो था वो ऐसा था कि एक यज्ञशाला थी, और उन लोगों ने यज्ञ करवाया, तो यज्ञ को भी वैसे मैं जो है ना साइंटिफिक तरीके से देखता हूँ। क्योंकि आप जैसे देखें कि अगर ये जो सैनिटाइजर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये सैनिटाइजर्स जो है ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधा फुट तक काम करता है, आपके हैंड सैनिटाइजर हैं और बाकी है जो जब हम हवन करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, तो वो जो है वो पूरी प्रकृति को सैनिटाइज करता है। तो ये एक हमारा आध्यात्मिक तरीका है जिससे कि हम जब हम मुझे बुलाया गया उसमें, तो मैं वहाँ गया, और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ रहता है, अब आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई खेल की बात तो मैंने की, लेकिन मैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जुड़ा रहता हूँ। तो नित्य प्रति जैसे मेरा पूजा पाठ करना ये मेरा नियम है, तो मैं मना नहीं कर पाया, मैं वहाँ गया और जैसा बातचीत हुई और या जो उन्होंने पहले मेरे से पूछा था, तो क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि जैसे जब मेरे मदर भी थे, तो मेरे माताजी क्योंकि वो भी एक अध्यापिका थी, तो वो गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी और फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाती थी। और हम लोग ऐसा भी रहा है हमारे परिवार में कि अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई ज़रूरतमंद है, तो हम लोगों ने कभी कभी कुछ बच्चों को कुछ सालों तक, हमेशा तो नहीं, लेकिन 1-2 सालों तक उनको फीस वगैरह दी है, और ऐसा मैंने अपने माँ बाप से सीखा। तो शायद पता नहीं अब उन्होंने क्या सोचा, तो उसमें मुझे भी उस सूची में शामिल किया और जन सेवा रत्न से सम्मानित किया। बहुत सुंदर। आपका अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में लंबा रहा है, आप अच्छे विद्यार्थी भी रहे हैं, और इस दौर में विद्यार्थियों से रोजाना मुलाकातें होती रहती हैं और उन्हें उनके सुनहरे भविष्य की कामना भी आप करते हैं। हमें जानना चाहेंगे, हमारे तमाम जो विद्यार्थी हमें देख पा रहे हैं, उन्हें आप किस प्रकार की टिप्स देना चाहेंगे कि जिंदगी में किस प्रकार से बेहतर मुकाम हासिल किया जा सकता है, कैसे सक्सेस मिल सकती है? देखिए, ऐसा है कि आज का जो विद्यार्थी है वो डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें कहीं पे कोई मुकाम कहीं छोड़ना नहीं चाहिए अपनी शिक्षा के दौरान, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम अपना अध्ययन कर रहे होते हैं, अब हम एक ही जगह पे रह जाते हैं अपने विषय से जुड़कर, और हम बाहर की और दूसरी चीज़ों को नहीं देख पाते। तो अगर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो हम सक्सेस पाएंगे। अगर हम एक ही जगह पे अपने आप को केंद्रित करके रह जाएंगे, तो अब जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो आपको बढ़ाया है वो डिजिटाइज होने से। जब दुनिया डिजिटाइज हुई है, क्योंकि हर तरीके से इनपुट आती है,
आप हर तरफ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है आप जो गैदर करते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स के पास होती है, वो अगर आपके पास नहीं है तो वो कंपटीशन को बढ़ा देती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को हर तरीके से मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में जाना चाहिए जी। अब उनको सिर्फ एक विषय तक केंद्रित नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपनी रुचि के हिसाब से भी कुछ काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को देखो और उसको देख के उसके पीछे पीछे लग जाओ और आप अपनी रुचि को छोड़ दो। आप जितना अगर अपनी रुचि पे केंद्रित करेंगे अपने आप को, उतना ही ज्यादा एक्सेल करोगे, आप उतना ही ज्यादा आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका खुद से रुझान उसमें था। आपको उसको समझने में बहुत कम समय लगेगा और जल्दी से आप उसमें से निकल के बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आपको अपने आप को एक कंप्लीट मैन बनाना पड़ेगा। उसके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा कि मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या रखना है, मैंने अपनी सेल्फ स्टडीज़ के ऊपर क्या टाइम रखना है, और फिर मैंने उसके साथ साथ अपनी सेहत के लिए क्या करना है। क्योंकि अब जो खान पान की और दूसरी समस्याएं भी हैं आजकल, उन चीज़ों को देखते हुए अपनी आपको सेहत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो तभी आप सब चीज़ों से निकल पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालय को भविष्य में किस स्वरूप में आप देखते हैं, क्या सोचते हैं कि ये और किन मुकामों तक पहुंचना चाहिए? देखिए जी, मेरे को ऐसा लगता है कि आज जो हमारा विश्वविद्यालय है, एक बड़ा अच्छा एक मुकाम हासिल किया जब हमने अपना प्रोडक्ट बनाया जी। जब हमारे पास अपना प्रोडक्ट है, आज हम ऑनलाइन एडमिशन्स के ऊपर हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी ने हमें इस काबिल समझा। मैं उस यूनिवर्सिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये करने का मौका दिया और हम उनके आशा के अनुरूप आए हैं। क्योंकि ऐसा है कि आप उनका विश्वास हमारे में था, हमारा विश्वास हमारे अपने में था और हम अपने विश्वास को लेकर विजयी हुए। ये विजय रथ को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वो यूनिवर्सिटी बने जो कि स्टूडेंट की तो मैंने बात की जैसे कि, लेकिन हम अपने आप में एक ऐसा हो कि जैसे इंडस्ट्री तो बन नहीं सकती यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने प्रोडक्ट डेवलप कर सकती है और वो बड़े सेफ प्रोडक्ट होंगे हमारे, क्योंकि हम एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए। वो जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ उनकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से काम करते हैं और वो जो डाटा है, डाटा सिक्योर रहता है। जो हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर जैसे हम बाहर से परचेज करते हैं, तो बाहर से परचेज करने में एक ये रिस्क रहता है कि वो आपका पब्लिक डोमेन में आ सकता है डाटा उसका। तो उसका आने से वो जो स्टूडेंट्स ने जब उसमें एडमिशन फॉर्म या कुछ ऐसे भरे होते हैं तो वो पब्लिक डोमेन में आ सकते हैं। आने का एक रिस्क रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आना आएगा ही, लेकिन एक रिस्क रहता है। लेकिन हमने जैसे अब CDLU सिरसा को हमने 1 करोड़ रुपए की लागत से हमने उनको सॉफ्टवेयर दिया, जिसका कि अगर GST के हिसाब से देखा जाए तो 1.18 करोड़ वो लोग हमें पे करेंगे। हम उनके जो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब जब वो फॉर्म भरेंगे, जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे, वहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे उनकी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से लेके फीस लेना और फिर बच्चे की रजिस्ट्रेशन करना और उसको जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अलॉट होना, वहाँ तक हम एंड उस तक जो एडमिशन का पूरा प्रक्रम है उसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट प्रोसीजर परफॉर्म करके उनको देंगे। ऐसा हमारा उनसे करार है, वो हमने MOU किया हुआ है। और वही चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक बड़ा गर्व का विषय है ये। हमारे यहाँ लोगों ने ये करके दिखाया। प्रोजेक्ट की संख्या बहुत है, R&D के अंदर लोग काम करते हैं, पेटेंट हम लोगों के पास थे, लेकिन हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं था। वो आज भी हमारे पास प्रोडक्ट भी है। तो उसके लिए मैं यहाँ के जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से बहुत आगे जाने वाली है, ऐसा मैं देखता हूँ। बिल्कुल। आखिर में जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, खासतौर से विद्यार्थी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से?
मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं इसमें बिल्कुल भी कतई बायस ना होके मैं ये कहूँगा कि आप अगर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी या आप हमारा पार्ट बनेंगे तो उससे आप खुद में गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपको बड़ा गर्व लगेगा कि हाँ, यस, वी आर द पार्ट ऑफ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि कॉन्टिन्यूसली 2002 से ए ग्रेड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में है, और इस बार हम चाहेंगे कि जब नेक्स्ट नैक हो तो हम A+ में आएँ। हम अपनी प्लेसमेंट को और बढ़ाएंगे आगे आगे, जैसे जैसे जो समय ठीक होता चला जाएगा तो हम अपनी प्लेसमेंट को और एनहांस करेंगे। और इसमें जो लोग PhD में आएंगे, PhD में वो लोग सोचेंगे और वो देखेंगे कि R&D जो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की कितनी आगे पहुंच चुकी है। हमारा जो इस समय आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अगर PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारा H इंडेक्स इस समय 94 है, विच इज़ द मैक्सिमम वन। और मतलब इस रीजन में आपको इस तरीके की, इस क्वालिटी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। और अगर कुछ विद्यार्थी जो कि हमारे साथ हैं या जो इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, वो अपने आप में भी इन चीज़ों को लेके गर्व महसूस जरूरी करते हैं। जैसे मैंने आज आपको बताया कि हम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी 26th हैं, 26th बेस्ट यूनिवर्सिटी, वो हम उस मुकाम पे हैं। तो आप खुद देखिए कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम कहीं किसी से पीछे नहीं हैं, और हम उन लोगों को टक्कर दे रहे हैं, उन लोगों के साथ compete कर रहे हैं। जैसे हम टाइम्स हायर एजुकेशन में हम less than 100 हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है। और हम वर्ल्ड की अगर यंग यूनिवर्सिटीज में भी देखा जाए तो भी हम आते हैं। तो हम मतलब कि अगर ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये हमारे को दर्शाता है कि क्या क्वालिटी हम कैरी करते हैं, हम किस क्वालिटी के ऊपर हैं, और क्या हम लोगों की आशा के अनुरूप हैं, उनकी आशाओं पे खरा उतर रहे हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें इसका एक समन्वय है। आगे आने वाले समय में एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि हम एक चीज़ पे और काम कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल भी अगर समय ऐसा ही बना रहा तो हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल पे भी जाएंगे। हम स्टूडेंट्स को क्लासेस तो टीच करते थे, हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी टीच करने में सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें समर्थ होंगे। हमने कुछ थोड़ा सा उसमें कुछ तैयार किया है और हम उसको एक रूप देना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ के हम वहाँ उस मुकाम को भी हासिल करेंगे, और हो सकता है कि इस चीज़ में भी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपको मिले। डॉक्टर अवनीश वर्मा जी, आपने द नेशन टाइम्स के साथ बातचीत की, और खासतौर से बातचीत तमाम पहलुओं पर बहुत विस्तृत हो सकती है। फिर कभी डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे, तमाम दूसरे पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, इतनी खूबसूरत बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।